हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। बच्चों, जैसे आपको पता है हमने एक डेली नीट क्वेश्चन सीरीज DNQ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें बच्चों डेली आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलते हैं क्विज की फॉर्म में। अगर आपने सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हो, जिसमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नीट यूजी बायोलॉजी एकेडमी कोटा। बच्चों, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज डायरेक्टली आप यहाँ से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 6 होते हैं। आपको क्वेश्चन जो है हर एक जो क्वेश्चन मिलेगा, जो उसका 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों, इसलिए इसको अटैम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 स्क्रीन पे गिवन है। अटैम्प्ट करने के लिए अभी वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। अब आगे चलते हैं बच्चों। उम्मीद करो आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इनको भी करने के लिए बच्चों क्या करो, वीडियो को पॉज करो। उम्मीद करो बच्चों आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसी के साथ अब हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, टीलोमरेज इज एन एंजाइम विच इज ए। आपको पूछा कि टीलोमरेज एज आएगा तो पता है एंजाइम होगा, उसके नीचे के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड गिवन है, सेकंड ऑप्शन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, थर्ड ऑप्शन रिपीटेड DNA है, फोर्थ ऑप्शन सिंपल प्रोटीन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। टीलोमरेज आपको पता है कि एंजाइम है, और टीलोमरेज जो है बच्चों वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है। क्या होता है वो टीलोमरेज? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये तो आंसर तो मिल गया हमें कि ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो आंसर तो हमारा बी हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। बट इसके बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये बातें बहुत जरूरी है। एग्जाम में जैसे टीलोमरेज सुनते हो तो आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। पहला, टीलोमरेज का फंक्शन क्या है बच्चों? सिंथेसिस ऑफ टीलोमेयर। टीलोमेयर का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है टीलोमरेज एंजाइम। ठीक है। सेकंड, इसका जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। इसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे बच्चों? ये RNA से DNA बनाने में हेल्प करते हैं। जनरली जब सेंट्रल डॉगमा पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम DNA से RNA का बनना पढ़ते हैं, उसको बच्चों हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम कैटलाइज करता है इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे बच्चों टीलोमरेज एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो कि RNA से DNA का सिंथेसिस करता है। अब बच्चों टीलोमेयर के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। टीलोमेयर होते कहाँ पे? ये एंड्स ऑफ क्रोमोसोम को कैप करते हैं, मतलब एक टॉपिक की तरह मिलते हैं वहाँ पे। और ये सभी क्रोमोसोम के एंड्स पे, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर ये सभी क्रोमोसोम के एंड्स पे टीलोमियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इससे फायदा ये होगा कि ये क्रोमोसोम के एंड्स जो होते हैं एक दूसरे से वहाँ पे अटैच नहीं हो पाते, वो सेपरेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो सेम सीक्वेंस होता है, तो इसलिए वो रिपेल करते हैं। उनके ऊपर सेम सीक्वेंस होने की वजह से बच्चों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं। सीक्वेंस कौन सा मिलता है? जनरली बहुत स्टडी करने के बाद में पाया गया कि बच्चों यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में TTANGG, मतलब थाइमिन, थाइमिन, एडनिन, ग्वानिन, ग्वानिन एंड ग्वानिन, ये 5 to 3 प्राइम एंड पे मिलता है बच्चों। यहाँ पे जो सीक्वेंस मिल रहा है इसी की वजह से जो है एंड्स ऑफ क्रोमोसोम फ्यूज नहीं होते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। अगर फ्यूज नहीं होंगे तो क्रोमोसोम अलग अलग आपको एकदम से सेपरेटली दिखाई देंगे। तो यही टीलोमियर जो कि फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो, इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्मिनली रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो मिलते हैं यहाँ पे टीलोमियर में। ठीक है। उसी की वजह से यहाँ पे एंड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के फ्यूज नहीं होते। मैंने बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने क्रोमोसोम का डायग्राम दिखाया है जहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या हो गया है, रेप्लिकेट हो गया है DNA, 2 कॉपी प्रेजेंट है वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि बच्चों सेंटर में जो है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं क्रोमोसोम। ठीक है। इसके ऊपर कवरिंग भी होगी, कवरिंग मैंने दिखाई नहीं है, मैंने आपको केवल DNA दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ पे टीलोमेयर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर वही साइड है जहाँ पे आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे। कहाँ पे अटैच करेंगे बच्चों? वहाँ पे डिस्क होगी, प्रोटीन डिस्क, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। ये पता लग गया। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। उसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पे एंड्स, देखो एंड्स पे देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया मैंने, जहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आपको दिख रहा है, जहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA आपको दिखाई दे रहा है। इसी
रीजन को बच्चों हम बोलते हैं टीलोमियर, इसको क्या बोलते हैं टीलोमियर। और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ये दोनों तरफ है और बाकी क्रोमोसोम्स में भी होगा, तो इसलिए ये टीलोमियर रीजन क्या होता है, सभी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और ये एंड्स का फ्यूजन होने से बचाता है, एंड्स का फ्यूजन होने से, क्योंकि इनके ऊपर सेम सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। तो इसी का अगर सिंथेसिस करना हो तो बच्चों हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, अगर टीलोमेर का सिंथेसिस करना हो बच्चों हमें क्या चाहिए, टीलोमरेज। क्या चाहिए बच्चों, हमें टीलोमरेज एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है बच्चों, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों टीलोमेरेज एंजाइम विच इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा या फिर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, यही बातें आपको याद रखनी है। साथ में टीलोमेर के बारे में एक बात और भी याद रख सकते हो बच्चों, टीलोमेर एज के साथ शॉर्ट हो जाते हैं, शॉर्टनिंग होने की वजह से ही हमारी जो है एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो टीलोमेर को देख के ही बता सकते हैं हम कि हमारी एजिंग कैसी चल रही है। इसलिए अगर टीलोमेर बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे तो क्रोमोसोम के एंड्स का फ्यूजन नहीं होगा और फिर एजिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमारी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टीलोमेर शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम एंड्स का कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ग्रोथ हमारी रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है, इरिवर्सिबल फेज में चली जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यंग एज में क्या होता है बच्चों, टीलोमियर्स बने रहते हैं जो कि फ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं। ये सब बातें आपको बहुत काम आएंगी एग्जाम के अंदर। यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्वेश्चन गिवन है उसके अलावा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए वुमेन विद ए नॉर्मल विजन, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। वुमेन का विजन क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, बट हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, उसके फादर क्या थे बच्चों, कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे ये गिवन है, फादर कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। मैरिज टू ए कलर ब्लाइंड मैन, और किससे शादी करती है, कलर ब्लाइंड मैन से शादी करती है, जिससे इनकी शादी हो रही है वुमेन की, ठीक है। सपोज दैट द फोर्थ चाइल्ड, यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे जो चाइल्ड हुआ उसके बारे में पूछा गया है। कपल वाज ए बॉय, उसका वो फोर्थ चाइल्ड क्या था, बॉय था, तो वो बॉय कैसा हुआ ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस कैसी होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज की इनहेरिटेंस बच्चों कैसी होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, मतलब इसकी जीन होती है वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। तो इसलिए बच्चों ये मेल से भी इनहेरिट हो सकता है, ये फीमेल से भी इनहेरिट हो सकता है, ठीक है। ये बात याद रखो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, मतलब रिसेसिव कंडीशन में ही ये यहाँ पे डिसऑर्डर कॉज करेगा, ये बात याद रखो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके जीन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे जहाँ पे जीन प्रेजेंट है वहाँ पे मैंने सी जो अल्फाबेट का लेटर है उसको यूज़ किया है, सी को यूज़ किया बच्चों। तो अगर रेड कलर का यूज़ किया मैंने, और जहाँ पे नहीं है क्रोमोसोम पे मैंने उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया, उस क्रोमोसोम पे मैंने एक्स पे कुछ नहीं दिखाया। या तो कैपिटल सी दिखा सकते हो या प्लस का साइन दिखा सकते हो, या कुछ भी मत लिखो तो भी एक ही चीज़ है बच्चों, ठीक है, ताकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाए। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी में डिफरेंस हमें दिखेगा नहीं इजीली, तो इसलिए मैंने वहाँ पे सी नहीं लिखा है। तो मैंने सिंबल यूज़ किया है, जहाँ पे प्रेजेंट है एक्स लिंक्ड डिजीज की जीन वहाँ पे मैंने सी यूज़ किया, जहाँ पे एब्सेंट है क्रोमोसोम पे एक्स के ऊपर वहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है। बच्चों देखो, फीमेल में कौन से जीनोटाइप हो सकते हैं, पहले फीमेल के गिवन है, मैंने फीमेल में लिखा है। नॉर्मल के लिए मैंने पहले बताए हैं कि यहाँ पे नॉर्मल के लिए जहाँ पे एक पे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस के जीन नहीं है, तो यहाँ पे एक्स एक्स मैंने लिख दिया है बच्चों। सेकेंड, यहाँ पे एक एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है, तो यहाँ पे एक ऐसे हो गई है, एक यहाँ पेयर में से एक एक्स क्रोमोसोम पे दूसरे पे नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पे एक पे थी फिर भी ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, केवल कैरियर बनेगी फीमेल, ठीक है, ये नॉर्मल रहेगा विजन इसका, ठीक है। अफेक्टेड क्या होगा, जब दोनों पे ही आएगी ना फीमेल के अंदर तभी ये अफेक्टेड बनेगा, ये साइन कन्वेंशन याद रखना। जब दोनों के ऊपर ही कलर ब्लाइंडनेस की जीन आएगी तभी ये अफेक्टेड फीमेल बनेगी, अदरवाइज ये अफेक्टेड नहीं बनेगी, ठीक है। मेल के अंदर बच्चों यहाँ पे एक्स पे नहीं है तो मेल कैसा हो गया, नॉर्मल कंडीशन में, यहाँ पे एक्स पे नहीं है तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और अगर अफेक्टेड कब होगा, अगर एक भी कॉपी आ गई ना, मतलब एक्स एक ही कॉपी होती है, ठीक है, एक वाई होता है, तो एक कॉपी आने से ही बच्चों मेल में क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये अफेक्टेड हो जाता है मेल। इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस जीनोटाइप भी बोलते हैं। हेमीजाइगस क्यों बच्चों, यहाँ पे केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट हो सकती है, अगर एक्स यहाँ पे एक ही है तो उसकी एक ही कॉपी आ सकती है मेल के अंदर। इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं। तो मेल के अंदर हेमीजाइगस कंडीशन में ये डिजीज कॉज कर सकता है, जबकि फीमेल में ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी ये डिजीज कॉज होगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन पढ़ा हम कि यहाँ पे वुमेन जो है, वुमेन यहाँ पे ये वुमेन है, इसके जो है यहाँ पे नॉर्मल विजन था, बट यहाँ पे क्या गिवन था बच्चों, यहाँ इसके अफेक्टेड फादर थे। तो इस वुमेन के पहले देखते हैं पहले जनरेशन में क्या, मैंने फादर को अफेक्टेड ले लिया बच्चों, तो आपको समझ में आएगा कि एक्स के ऊपर क्या हेमीजाइगस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस की जीन होगी। मदर के बारे में कुछ नहीं बोला है फीमेल की, तो मदर नॉर्मल ले लो बच्चों,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर नॉर्मल हो गई है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस की जीन नहीं है मदर के ऊपर, केवल फादर में है। फादर से 2 टाइप के गैमेट बनेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स अलग है वाई अलग है, 2 टाइप के गैमेट बनेगा, n नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे फीमेल से n नंबर 0 है तो इसलिए एक ही टाइप का गैमेट मैंने लिख दिया डायरेक्टली बच्चों, एक ही टाइप से काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मेल बना है बच्चों, मेल नॉर्मल बनेगा क्योंकि मेल के ऊपर एक्स लिंक की जीन नहीं आई है कलर ब्लाइंडनेस वाली, और यहाँ पे फीमेल में आई तो फीमेल क्या बन गई बच्चों, यहाँ पे ये वुमेन क्या बन गई, कैरियर बन गई। तो वुमेन के अंदर बच्चों कैरियर जीनोटाइप होगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, केवल एक कॉपी प्रेजेंट होगी दूसरी नहीं। इसका मतलब विजन नॉर्मल है बट वो कैरियर है, विजन नॉर्मल है बट कैरियर है। मेल कैसा था बच्चों, मेल कलर ब्लाइंडनेस है तो मेल के लिए डायरेक्टली लिख दिया आपने हेमिजाइगस कंडीशन जो कि अफेक्टेड वाली लिखनी है, तो कलर ब्लाइंडनेस अफेक्टेड है तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की जीन होगी। अब देखो बच्चों फीमेल में भी n नंबर 1 हो गया तो यहाँ 2 टाइप गैमेट बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन होगी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और दूसरे वाले गैमेट के अंदर वो नॉर्मल होगा इसके ऊपर एक कलर ब्लाइंडनेस की जीन नहीं होगी, ठीक है। दूसरे मेल से भी 2 टाइप के गैमेट बनेंगे बच्चों, मेल में क्या है एक्स और वाई है तो n नंबर 1 हो गया, 2 टाइप के बनेंगे, एक एक्स सी मतलब जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है एक्स क्रोमोसोम, और एक वाई जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की जीन होती नहीं है, तो 2 टाइप गैमेट बन गए बच्चों। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस करवा के आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ पे जाइगोट बनेंगे, जाइगोट एक जाइगोट जो बनेगा डॉटर का बच्चों उसके अंदर क्या होगा कि होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगी कलर ब्लाइंडनेस की जीन, उसकी वजह से वो डॉटर क्या बन जाएगी अफेक्टेड। दूसरी डॉटर क्या होगी बच्चों, यहाँ पे ये वाली डॉटर जो है एक यहाँ पे कैरियर बनेगी क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम पे ही यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की जीन दूसरे पे नहीं है तो एक कैरियर बन जाएगी। तो डॉटर में तो 50% अफेक्टेड हो गई हैं और 50% नॉर्मल विजन के साथ कैरियर है बट, ठीक है। मेल में देखो बच्चों, मेल में जो सन बनेंगे इनके, सन क्या होगा, सन यहाँ पे एक सन कैसा बनेगा बच्चों हेमिजाइगस कंडीशन में, यहाँ पे एक्स लिंक्ड जीन कलर ब्लाइंडनेस वाली आ गई एक्स के ऊपर तो ये अफेक्टेड बन जाएगा। दूसरे वाला जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स के ऊपर नहीं है तो बच्चों ये नॉर्मल विजन के साथ बन जाएगा। तो सन के अंदर क्या होगा बच्चों 50% सन अफेक्टेड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे, हेमिजाइगस कंडीशन में सन अफेक्टेड हो जाता है। ये बात समझ आ गई बच्चों। देखो फोर्थ चाइल्ड की बात हुई है, अब ये तो हमने देखा कि पहली बार जब सन या डॉटर हो सकता है तो उसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं कि डॉटर में से 50% अफेक्टेड आ सकते हैं, सन में से 50% अफेक्टेड आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे अगर पहली बार जब वहाँ पे बर्थ हुआ होगा किसी चाइल्ड का सन या डॉटर का तो बच्चों वही सेकंड टाइम भी तो उन्हीं में से कोई कॉम्बिनेशन आएगा, मदर और फादर तो बदलने वाले नहीं है ना, उनके जीनोटाइप बदलने वाले हैं, सेकंड टाइम में भी इन्हीं में से कोई एक प्रोबेबिलिटी निकलेगी, थर्ड टाइम थर्ड चाइल्ड होगा तब भी एक कोई निकलेगी, चाहे वो डॉटर हो चाहे सन हो, उन्हीं में से हमें बताना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब जब फर्स्ट में अगर डॉटर 50% अफेक्टेड है और सन में से 50% अफेक्टेड है, सेकंड टाइम में क्या हो सकता है कि जो डॉटर हो सकती है 50% अफेक्टेड हो सकती हैं और सेकंड जनरेशन में भी सन में से 50% अफेक्टेड हो सकते हैं। थर्ड जनरेशन में ही बच्चों थर्ड टाइम अगर ये ऐसा होगा, ठीक है, सॉरी थर्ड जनरेशन नहीं थर्ड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम क्या होगा बच्चों, थर्ड चाइल्ड जब होगा डॉटर्स भी 50% अफेक्टेड आ सकती हैं और सन भी 50% अफेक्टेड आ सकते हैं। फिर फोर्थ टाइम भी बच्चों वही सेम पेरेंट रहने वाले, सेम जीनोटाइप रहने वाला है, फिर से डॉटर्स में क्या 50% अफेक्टेड आ सकते हैं और सन भी 50% अफेक्टेड आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सन की प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि वो बॉय हो रहा है फोर्थ चाइल्ड तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे 50% तो सन क्या है बच्चों कलर ब्लाइंड है, 50% नॉर्मल है, तो आपको वही ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन रीड कर लो। फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट हैव नॉर्मल कलर विजन। इसके बाद क्या नॉर्मल कलर विजन है क्या, कलर विजन तो है बट अफेक्टेड भी तो है साथ में, तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वैसे ठीक है बट दोनों चीज़ें उसमें इफेक्ट नहीं हो रही हैं कि दोनों चीज़ें एक उसमें अफेक्टेड भी आ रहा है और एक नॉर्मल भी आ रहा है, तो नॉर्मल है बट अफेक्टेड नहीं है इसमें ऑप्शन में। सेकंड में मे भी कलर ब्लाइंड और मे हैव नॉर्मल विजन, ये बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे देखो कलर ब्लाइंडनेस भी आई थी सन के अंदर और यहाँ पे नॉर्मल विजन भी आया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देख लो, थर्ड में क्या विल बी पार्शली कलर ब्लाइंड, ही इज हेटेरोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंड म्यूटेंट एलील। हेटेरोजाइगस नहीं होता बच्चों, उसको हेमिजाइगस बोलते हैं, तो पार्शली कलर ब्लाइंड कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। मस्ट भी कलर ब्लाइंड है बट साथ में नॉर्मल भी तो है, तो इसलिए ओनली बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। तो कलर ब्लाइंड से क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सोल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने बच्चों यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 सेकंड ही लगने चाहिए। आप प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की बार बार, आपका फिर टाइम बहुत कम हो जाएगा और आप 10 से 15 सेकंड में ही डायरेक्टली बहुत जल्दी से क्वेश्चन को समझ के आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर एंड बेटर, ठीक है। अब बच्चों देखो थर्ड क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये देखो कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, ठीक है, इस लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल। यहाँ पे पूछा कि C4 प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल का जो है उसकी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पे
तो वहाँ पे कम इफेक्ट है, बिकॉज आपको रीज़न बताना है। ठीक है, रीज़न बताने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको पहले समझना होगा सी फॉर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो वो समझ लेते हैं। यहाँ पे कर्न्स एनाटॉमी मिलती है, ये बात आपको पता है। कर्न्स एनाटॉमी क्या होती है बच्चों की, यहाँ पे बंडल सीड सेल की एडिशनल लेयर मिलती है। एटमॉस्फेयर से आने वाले CO2 एक्सेप्ट कौन करता है बच्चों, पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कौन करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बच्चों देखो यहाँ पे CO2 आ गई है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, पीईपी फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये केवल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ही करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करता है। तो प्राइमरी फिक्सेशन बच्चों मेसोफिल सेल में होता है। कौन सा एंजाइम करवाता है, पीएपी कार्बोक्सिलेज। एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट थे, कार्बन कंपाउंड। और बच्चों यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बना वो बना है कि ऑक्जेलो एसीटेट। क्या बना है, ऑक्जेलो एसीटेट, 4 कार्बन कंपाउंड। इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, इसलिए OAA लिखा है शॉर्ट में। ये 4 कार्बन कंपाउंड है बच्चों। कितने कार्बन है इसके अंदर, 4, क्योंकि 3 कार्बन तो पीएपी में थे, एक कार्बन एटमॉस्फेयर से CO2 उसमें आया एक टाइम पे, और उसी के साथ में 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। एसीटेट आयन की फॉर्म में लिखा हुआ है ये ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको हम C4 साइकिल भी बोलते हैं। अब आगे देखो बच्चों, ये क्या करता है, ये आगे जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ जाएगा बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बने हुए हैं, आपको सर्कुलर जो दिख रहे हैं यहाँ पे डिस्क शेप में, ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, OA एंटर करेगा, OA से फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे NADPS क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो इसको रिड्यूस करवा देगा, और NDP प्लस में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो OA का यहाँ पे रिडक्शन होगा, और ये मेलेट या मेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है बच्चों। तो यहाँ OA का रिडक्शन हो गया किस फॉर्म में, मेलेट आयन की फॉर्म में, या फिर मेलिक एसिड की फॉर्म में। किस फॉर्म में, मेलिक एसिड की फॉर्म में। कहाँ हुआ, क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल। फिर ये बच्चों इसका ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। मेसोफिल सेल और बर्नसी सेल के बीच में क्या है बच्चों, प्लाज्मोडेस्माटा। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा मेलेट, फिर बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट में आएगा बच्चों। यहाँ पे आने के बाद में मेलेट जो होगा, मेलेट से फिर से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो NADP प्लस इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, तो खुद ये NADPH में ये रिड्यूस हो जाएगा, NADP प्लस का रिडक्शन हो जाएगा। तो मेलेट का क्या होगा, मेलिक एसिड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किस में होगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। साथ में क्या होगा बच्चों, मेलेट में 4 कार्बन थे, एक कार्बन ने किस फॉर्म में लॉस कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि यहाँ पे आयन की फॉर्म में पायरुवेट लिखा हुआ है बच्चों। फिर यहाँ पे CO2 निकलती है, उसका क्या होगा बच्चों, वो CO2 जाएगी केल्विन साइकिल में। और यहाँ पे जो केल्विन साइकिल में बच्चों एंजाइम होता है, आपको पता है वो रुबिस्को होता है। तो बच्चों यहाँ पे इसके पास में केवल CO2 आ रही है, रुबिस्को के पास में जो केल्विन साइकिल बर्नसी सेल में चल रहा है। यहाँ पे क्या आ रही है बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, CO2 आ रही है। कहाँ से आ रही है बच्चों, ये मैलिक एसिड के निकलने से जो CO2 है वो केल्विन साइकिल के रुबिस्को एंजाइम के पास जा रही है बच्चों। ये रुबिस्को एंजाइम बर्नसी सेल में रहता है। ठीक है, वापस से फिर क्या होगा बच्चों, पायरुवेट का वापस से ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये 3 कार्बन कंपाउंड फिर से क्या होगा बच्चों, ये PAP फॉस्फोनिल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ATP की जरूरत, ATP को AMP में ब्रेक डाउन कर देंगे, फिर यहाँ पे एनर्जी यूज करते हुए उसका रीजनरेशन करेंगे फॉस्फोनिल पायरुवेट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, वापस से फिर ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, वापस से ये CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो रुबिस्को को CO2 जो मिल रही है, वहाँ पे जो रुबिस्को काम कर रहा है, तो उसके बाद CO2 तो आ रही है पंपिंग होकर, कहाँ से, डायरेक्टली नहीं आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है। मतलब एटमॉस्फेयर डायरेक्टली उसके पास में रुबिस्को के पास में नहीं पहुंच रही। पहले वहाँ PAP जो है कार्बोक्सिलेज जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्राइमरी फिक्सेशन, सेकेंडरी फिक्सेशन रुबिस्को कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रुबिस्को जहाँ काम कर रहा है बच्चों, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही लो है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही लो है। मतलब जो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जो लाइट रिएक्शन है बच्चों, वो कहाँ चल रही है, मेसोफिल सेल में चल रही है, वहाँ पे लाइट आने की वजह से, और वो वहाँ पे ऑक्सीजन बना रही है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इधर बर्नसी सेल में नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर के आ रहे हैं, गैस ट्रांसपोर्ट होकर नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से CO2 आ रही है ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में, वो रिलीज हो रही है, और वो रुबिस्को के पास आ रही है। तो बच्चों जहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है वहाँ पे पैप कार्बोक्सिलेज काम कर रहा है, पैप कार्बोक्सिलेज के ऊपर तो ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये अपना काम करता रहता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी नहीं है। रुबिस्को के पास वो कैपेसिटी थी, मगर रुबिस्को कहाँ बैठा है बच्चों, ये बर्नसी सेल के अंदर बैठा है, बर्नसी सेल में जहाँ पे क्लेन साइकिल चल रहा है उसके क्लोरोप्लास्ट में है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो रुबिस्को के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको बचाने के लिए बच्चों ऐसा अरेंजमेंट बनाया नेचर ने, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी जो C4 प्लांट्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव पंपिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, पंपिंग ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में होता है। ये एसिड ये इधर आते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे
पैप कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी जो होती है प्राइमरी फिक्सेशन में हेल्प करती है, सेकेंडरी फिक्सेशन यहाँ पे बच्चों रुबिस्को करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सी प्रोप्लांट्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि रुबिस्को के ऊपर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो केवल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है बच्चों C4 प्लांट्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ये आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड बाई पीईपी कार्बोक्सिल, ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है, मगर आपको सही रीजन देना कि फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स में ज़्यादा क्यों है, ये रीजन देना है बच्चों आपको। तो ये बात तो सही है, बात बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखो यहाँ पे, नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट करेक्ट थी फर्स्ट वाली। सेकंड, इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू बर्नर सेल, ये बिल्कुल अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पे इफेक्टिव पंपिंग हो रही है, क्या हो रही है, इफेक्टिव पंपिंग हो रही है, यही वो रीजन इसके वजह से फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी C4 प्लांट्स में ज़्यादा होती है, और एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल जो था ये इसकी वजह से ये लिमिटेड कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हैं और वो CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली रुबिस्को का एटमॉस्फेरिक CO2 से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे इफेक्टिव पंपिंग होने की वजह से बर्नर सेल बच्चों ये लेस लिमिटेड बाई एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल से इसका कम इफेक्ट होता है। तो बच्चों इस चीज़ को समझ जाओ कि सेकंड ऑप्शन इज मोर करेक्ट दैट एक्सप्लेन्स द आवर रीजन। 4 कार्बन एसिड्स आर प्राइमरी इनिशियल कार्बन, ये भी बिल्कुल ठीक है, बात तो ठीक है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन का बॉन्ड OA बनता है, मैलिक एसिड बनता है, तो ये प्राइमरी इनिशियल CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, ये भी ठीक है। रुबिस्को एंड C4 प्लांट्स हायर एफिनिटी फॉर, ये बात ठीक नहीं है बच्चों। यहाँ पे रुबिस्को की अगर देखा जाए तो यहाँ रुबिस्को की एफिनिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पंपिंग हो रही है, अगर पंपिंग ना हो तो फिर रुबिस्को की एफिनिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इस बात का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो इस ऑप्शन बी जो है सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। तो उम्मीद करो आपको ये समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, जहाँ पे आपको इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। द मेन ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन, आपको मेन ऑर्गेनल बताना है किसमें मॉडिफिकेशन एंड रोटिंग ऑफ, यहाँ पे मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और साथ में बच्चों यहाँ पे रोटिंग, उसका मतलब रूट डिसाइड करना कि वो कहाँ पर जाएगा, किस तरफ जाएगा, और किस तरह का मॉडिफिकेशन करना उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स के अंदर बच्चों ये करना है टू देयर डेस्टिनेशन इज, ये काम मेन ऑर्गेनल कौन सी करती है ये आपको बताना है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है। देखो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको बच्चों कि यहाँ पे लाइसोसोम का आंसर नहीं होगा, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में इसका काम नहीं होता है। बचे 3 ऑप्शन, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये आपको यहाँ पे डाउट हो सकता है। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ बच्चों यहाँ पे कैसे आपको ऑप्शंस में से आंसर चूज करना है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बच्चों देखो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है आपको पता है, राइबोसोम करते हैं, राइबोसोम करते हैं। और राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर आपको बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे राइबोसोम मिलता है। अब आप कहोगे बच्चों जो प्लांट और एनिमल दोनों में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है, और आप कहोगे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम मिलते हैं। बट यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में ही मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर। ये कैसे हैं बच्चों, सेमी ऑटोनोमस। कैसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस है, मतलब ये अपने अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास राइबोसोम है तो अपने खुद बना लेते हैं। सारे तो अपने ये राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन भी नहीं बना सकते बच्चों, तो इसलिए सेमी ऑटोनोमस है, फुली ऑटोनोमस नहीं है, तो दूसरों की तो हेल्प कर ही नहीं सकते। तो इवन इनको जो है साइटोप्लाज्म से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं कुछ ना कुछ प्रोटीन्स। तो इसलिए ये इस तरह के मॉडिफिकेशन और राउटिंग में, मतलब सिक्रीटरी पाथवे जो होता है उसमें है काम नहीं कर सकते, उसके लिए ये काम नहीं करते बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया काम लिमिटेड है, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हो गए, ये अपने ही प्रोटीन आधे बनाते हैं, बाकी बाहर से लेते हैं। तो ये सिक्रीटरी प्रोटीन पाथवे जो है उसमें काम नहीं कर सकते। बच्चा कौन बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका पार्ट होता है बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। किसका पार्ट होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बच्चों पार्ट होता है। तो इसलिए ये बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मॉडिफिकेशन में और जो राउटिंग होती है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन उनका काम करता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आंसर तो आपको पता लगेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस के ऊपर मैंने जस्ट आउटर लेयर से यहाँ पे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूस है वहाँ से, और इसके ऊपर कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है उसके ऊपर राइबोसोम दिखाया मैंने ग्रीन कलर वाले बच्चों। तो इसलिए ये राइबोसोम की प्रेजेंट होने की इस पार्ट को बोलेंगे हम RER, रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बोलेंगे बच्चों। और जिसके ऊपर जो यहाँ पे कोई भी राइबोसोम नहीं है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलेंगे बच्चों। तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम बच्चों कहाँ पे होगा, जहाँ पे राइबोसोम होगा। तो इसलिए राइबोसोम जो है प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है बच्चों, RER। कौन करता है, RER का फंक्शन है। अब RER ने प्रोटीन बना दिया बच्चों, ये क्या करेगा फिर बनाने के बाद में ये इनको पैक करेगा। किस फॉर्म में पैक करेगा बच्चों, वेसाइकिल की फॉर्म में। किस फॉर्म पैक करेगा, वेसाइकिल की फॉर्म में। एक मेम्ब्रेन बना देगा उसकी चारों तरफ, ताकि वो किसी से कॉन्टैक्ट में ना आए और डैमेज ना हो पाए। तो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन का मॉडिफिकेशन का काम किसने स्टार्ट किया बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो भी स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसको पैक कर दिया जाएगा वेसाइकिल की फॉर्म में। और राउटिंग मतलब कहाँ जाना है उसको आगे यही बता दिया जाएगा। तो उसके जस्ट पास में बच्चों AER जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक उसको पहुँचाना होता है। क्योंकि मॉडिफिकेशन का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट होता है। यहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ पे जाकर के बच्चों कंप्लीट होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हेल्प करता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होने की वजह से। तो बच्चों जितने भी यहाँ पे सिक्रीटरी प्रोटीन जो होते हैं उसमें जो रोल है, जो काम है बच्चों, वो किसका काम है, सिक्रीटरी प्रोटीन में बच्चों वो काम है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करता है उस काम को। सिक्रीटरी प्रोटीन जितने में जिनको मॉडिफाई करे, कहाँ भेजना है, किस तरह के प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन करने हैं और राउटिंग कहाँ उसकी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक कैसे जाना है, तो ये कौन बताएंगे बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ बच्चे हो सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स आंसर ढूंढ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ने आपको पता लगेगा यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन की बात हो रही है, इनकी मॉडिफिकेशन राउटिंग की, वो शुरुआत कौन करेगा, ER करेगा। गोल्जी तो उसको फर्दर प्रोसेस करके आगे जो है फर्दर उसको डायरेक्शन दे देगा कि कहाँ जाना है। तो स्टार्ट किसने किया बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो इसलिए सिक्रीटरी प्रोटीन का पाथवे कौन डिसाइड करता है, स्टार्टिंग में कौन स्टार्ट करता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही इसका आंसर था, ये आपको समझना था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो कि मॉडिफिकेशन के लिए कौन स्टार्ट करता है। उम्मीद करूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जिसको हम पार बोलते हैं। ये आपको पता है कि जो सोलर लाइट आती है उसमें से केवल कुछ पार्ट ही फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है, वो बहुत ही कम होती है, लेस देन 50% ही होती है, ठीक है। उसकी रेंज ऑफ वेवलेंथ आपको बताने की फॉलोइंग रेंज ऑफ वेवलेंथ कौन सी होती है बच्चों। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहले PR जैसे दिमाग में आया तो ये पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये विजिबल रेंज में जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस में काम में आती हैं। और उनकी रेंज कितनी होती है बच्चों, 400 to 700 नैनोमीटर ही होती है। कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन 450 नैनोमीटर है, ये नहीं होगा। सेकंड में 450 to 950 नैनोमीटर, ये भी नहीं होगा। 500 to 600 नैनोमीटर, ये भी नहीं होगा बच्चों। ये D ऑप्शन जिसमें करेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, 400 to 700 नैनोमीटर गिवन है। इसलिए पार की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बच्चों, ये 400 to 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज में रहती है, ठीक है। जिसमें विब्स और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विब्स जो रहता है उसी में 400 to 700 नैनोमीटर विजिबल रेंज रहती है। तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान था, ऑलमोस्ट सबने कर लिया होगा, सबको ईजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज। यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू के बारे में पूछा, कौन से प्राइमरी टिश्यू हैं इन वुडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट। यहाँ पे वुडी डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर बच्चों पूछा गया कि उसी के अंदर आपको बताना है कौन से टिश्यूज प्राइमरी टिश्यूज, उसका एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में स्टेम एंड रूट गिवन है, सेकंड में ऑल पार्ट्स है, थर्ड में शूट टिप्स, रूट टिप्स गिवन है, और फोर्थ में फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स है। बच्चों देखते हैं, सबसे पहले प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आंसर ढूंढ लेंगे इसका। प्लांट टिश्यू बच्चों 2 तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यूज प्लांट्स के अंदर 2 तरह के मिलते हैं, एक तो प्राइमरी टिश्यू होते हैं बच्चों, एक तो प्राइमरी होते हैं, दूसरे सेकेंडरी टिश्यू होते हैं बच्चों। प्राइमरी टिश्यू में क्या होता है, ये प्राइमरी ग्रोथ किसके लिए होता है बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ये क्या, इनसे क्या होता है बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, सबसे पहले जब प्लांट बनते हैं, डेवलप होते हैं, उस टाइम पे उनकी लेंथ ज़्यादा पड़ती है। तो ये किस में हेल्प करते हैं बच्चों, लेंथ बढ़ाने में, इंक्रीज इन लेंथ में ये हेल्प करते हैं। तो प्राइमरी टिश्यू किस में करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, लेंथ इंक्रीज हो जो प्लांट है उसी टाइम पे इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ में इंक्रीज करते हैं। ये अकर्स विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। किसकी वजह से होते हैं बच्चों, ये एपिकल जो टिप होती है ना, वो टिप पे एपिकल मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टेम जो रीजन डिवाइड कर सकता है उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन बोलते हैं बच्चों। मेरिस्टेम सेल्स होती हैं वहाँ पे, तो एपिकल बिल्कुल टिप पे होने वाली, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ये उनकी हेल्प से होता है, ये लेंथ इंक्रीज करता रहता है, लेंथ पे टिप पे ग्रोथ होती रहती है, उसकी वजह से लेंथ इंक्रीज
होती है। सेकेंडरी टिश्यू फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्टार्ट होगी बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू करवाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करेंगे बच्चों, ये इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ, यहाँ पे डायमीटर और गर्थ उसकी, यहाँ पे डायमीटर बढ़ेगा और गर्थ मतलब मोटाई उसकी, थिकनेस बढ़ेगी साथ में। तो बच्चों यहाँ पे थिकनेस के साथ में उसकी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ेगी, गर्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है कि डायमीटर का इंक्रीज होना, गर्थ इंक्रीज होना, मतलब अब लंबाई बढ़ चुकी है, अब उसकी चौड़ाई बढ़ना शुरू हो गई है धीरे धीरे करके, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। अकर्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होती है बच्चों, ये लेटरल मेरिस्टेम की हेल्प से, जो कि लेटरल ग्रोथ करवाती है ना कि एपिकल ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे कैसे होती है बच्चों, लेटरल ग्रोथ होती है, लेटरल साइड वेज ग्रोथ होती है, साइड में ग्रोथ होती है, तो इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम की हेल्प से होती है बच्चों। तो ये तो था प्राइमरी टिश्यू के बारे में। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब मैंने जनरली यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, इसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की मैंने कुछ बातें जो कि आपको समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने प्राइमरी मेरिस्टेम दिखाया है, एग्जांपल आपको प्राइमरी टिश्यूज दिखाए हैं, कौन से प्राइमरी टिश्यू है, कौन से लेटरल मेरिस्टेम है, कौन से सेकेंडरी टिश्यूज हैं। इसके बारे में देखो, सबसे पहले बच्चों जो प्राइमरी मेरिस्टेम है कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल एपिकल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। क्या बनाएगा बच्चों, ये प्रोटोड्रम बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटोड्रम। जिससे कौन सा प्राइमरी टिश्यू बनेगा बच्चों, एपिडर्मिस। उस टाइम पे जब ग्रोथ हो रही होगी, प्राइमरी ग्रोथ जब होगी, उस टाइम पे ये प्रोटोड्रम क्या बनाएगा बच्चों, एपिडर्मिस, मतलब आउटर लेयर बनाएगा, ठीक है, जो कि सॉफ्ट रहती है बिल्कुल। उसके बाद में बच्चों देखो सेकंड एपिकल मेरिस्टेम से प्रोकैम्बियम बनेगा। प्रोकैम्बियम से क्या होगा बच्चों, ये डेवलप होगा प्राइमरी फ्लोएम के अंदर और प्राइमरी जाइलम के अंदर बच्चों, मतलब ये फ्लोएम तो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा उस टाइम पे प्लांट के अंदर, और प्राइमरी जाइलम उस टाइम पे वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्रोकैम्बियम से पहले प्राइमरी फ्लोएम बनेगा और प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी टिश्यूज हैं बच्चों। यहाँ पे ये होने के बाद में अब देखो यहाँ पे ग्राउंड मेरिस्टेम भी गया ना, ग्राउंड मेरिस्टेम बच्चों देखो यहाँ पे डेवलपमेंट जब होगा तो कॉर्टेक्स बनेगा प्राइमरी टिश्यू, उससे पित्त बनेगा, कॉर्टेक्स एंड पित्त ये बनेंगे यहाँ पे प्राइमरी टिश्यू ग्राउंड मेरिस्टेम से बच्चों। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अब देखो लेटरल मेरिस्टेम में क्या होगा बच्चों, तो प्रोकैम्बियम और फर्दर वेस्कुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, जो कि सेकेंडरी टिश्यूज बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम एंजाइम, जो कि अपने काम को ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे और वो फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट बढ़ा देंगे। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं बच्चों। अब ये देखो यहाँ पे प्राइमरी टिश्यूज में कॉर्टेक्स पड़ा था, कॉर्टेक्स में क्या होगा, फिर यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉर्क कैम्बियम बनेगा और ये क्या बनाएगा बच्चों, कॉर्क बनाएगा। इसकी वजह से ये पेरिड्रम आउटर लेयर जो एपिडर्मिस थी वो ज़्यादा थिक हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएगी, तो ये इसको बोलते हैं बच्चों हम पेरीड्रम, इसको बोलते हैं हम पेरीड्रम बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों। पित्त जो है, पित्त की बात हो रही है यहाँ पे, प्राइमरी टिश्यू जो पित्त था उसके आसपास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पित्त और उसके आसपास की लेयर मिल करके बनाएंगे बच्चों ये पेरीसाइकिल, इसको बोलेंगे हम पेरीसाइकिल। उसके बाहर क्या रहेगा बच्चों, पेरीसाइकिल के बाहर रहेगा कॉर्टेक्स, उसके बाहर एक लेयर बनेगी उसको बनेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इनर साइड में बच्चों एंडोडर्मिस रहेगा और आउटर साइड में हाइपोडर्मिस रहेगा। क्या होगा, हाइपोडर्मिस आउटर साइड में और इनर साइड में एंडोडर्मिस रहेगा। तो ये यहाँ पे पित्त का मॉडिफिकेशन हो जाता है जब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये बात समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। देखो ग्राउंड टिश्यू के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं तीन तरह से मिलकर बने होते हैं। एक तो पेरेन्काइमा होते हैं। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है बच्चों, ये मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ फूड में। इनका मेन जहाँ पे फूड बनाने का काम होता है प्लांट में, वहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू आपको मिलेगा। उनकी वजह से ही वहाँ पे ये सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। साथ में बच्चों कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा ये कैसे हैं बच्चों, सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ये सपोर्ट करने में हेल्प बनाते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों, आपको सारी बातें क्लियर होगी। अब देखो फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स के बारे में पूछा गया था हमारे, जो कि ऑप्शन में गिवन था बच्चों। जो फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स होते हैं डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। किससे डेवलप होते हैं बच्चों, ये एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। और एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है बच्चों, प्राइमरी टिश्यू का पार्ट होता है, जो कि प्राइमरी टिश्यू का पार्ट होता है, मतलब प्राइमरी ग्रोथ होती है वहाँ पे और यहाँ पे प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं। और ये कहाँ किस लिए होती है, क्योंकि जो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो ये फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स जो बनते हैं प्लांट के अंदर बच्चों, कहाँ से बनती हैं, एपिकल मेरिस्टेम से। ये कहाँ से बनते हैं, एपिकल मेरिस्टेम से। किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये प्राइमरी टिश्यूज का। ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी टिश्यूज का। तो वही हमसे पूछा गया था कि एक वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री के अंदर बच्चों जो है प्राइमरी टिश्यूज का एग्जाम्पल हमें बताना था। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बच्चों, ये प्राइमरी टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाएगी। तो वो प्राइमरी टिश्यू एग्जाम्पल हमसे पूछा गया। तो जो फ्लावर बनेंगे स्टार्टिंग प्लांट की डेवलपमेंट के अंदर, प्राइमरी ग्रोथ जब होगी तो उसमें फ्लावर,
फ्रूट्स एंड लीव्स एग्जाम्पल है बच्चों, ये प्राइमरी टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं बच्चों, इतना समझ में आ गया वो आपको, बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि एपिकल में स्टेम जो है प्राइमरी टिश्यूज बनाते हैं और प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम पे फ्लावर फ्रूट एंड लीव्स बनते हैं प्लांट के अंदर। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब अच्छा लगा होगा पढ़ने के बाद में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कॉन्टीन्यूसली इस सीरीज़ को अटैम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम पे जा करके नीट यूजी बायोलॉजी अकेडमी को डाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। साथ में बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अब मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाकर के आप और वीडियोस भी देख सकते हो और बाकी टॉपिक्स के वीडियो आ गए हैं वो भी आप देख सकते हो। तो बच्चों इसलिए उम्मीद करो आपको सब समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मुझे भी यहाँ पे काम करने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं अपने काम को और अच्छा करूँगा और आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा नीट एग्ज़ाम से पहले। तो इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।